स्पेक्ट्रम आधुनिक भारत का इतिहास। अध्याय 14 प्रथम विश्व युद्ध एवं राष्ट्रवादी प्रत्युत्तर। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 प्रारंभ के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उदारवादी दल के नेतृत्व में थी। इस विश्व युद्ध में ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, अमेरिका, इटली तथा जापान एक ओर और जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी एवं तुर्की दूसरी ओर थे। यह काल मुख्यतः राष्ट्रवाद का परिपक्वता का काल था। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन की भागीदारी के प्रति राष्ट्रवादियों का प्रत्युत्तर निम्न 3 चरणों में विभक्त था। पहला, उदारवादियों ने इस युद्ध में ब्रिटेन का समर्थन ताज के प्रति निष्ठा का कार्य समझा तथा उसे पूर्ण समर्थन दिया। नंबर दूसरा, उग्रवादियों, जिनमें तिलक भी शामिल थे, ने भी युद्ध में ब्रिटेन का समर्थन किया क्योंकि उन्हें आशा थी कि युद्ध के पश्चात ब्रिटेन भारत में स्वशासन के संबंध में ठोस कदम उठाएगा। और तीसरा, जबकि क्रांतिकारियों का मानना था कि यह युद्ध ब्रिटेन के विरुद्ध क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित करने का अच्छा अवसर है और उन्हें इस सुअवसर का लाभ उठाकर साम्राज्यवादी सत्ता को उखाड़ फेंकना चाहिए। किंतु विश्व युद्ध में ब्रिटेन का समर्थन कर रहे भारतीय शीघ्र ही निराश हो गए क्योंकि उन्होंने देखा कि ब्रिटेन युद्ध में अपनी उपनिवेशों और हितों की रक्षा करने में लगा हुआ है। प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय क्रांतिकारियों एवं विदेशों में रह रहे क्रांतिकारियों में अपार उत्साह का संचार किया। इस दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी और यूरोप में वायलेंट कमेटी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध क्रांतिकारी गतिविधियां संचालित की। इनके साथ ही भारतीय सैनिकों द्वारा भी कुछ छिटपुट स्थानों जैसे सिंगापुर इत्यादि में क्रांतिकारी कार्यवाहियां संपन्न हो गईं। भारत में इस अवसर को क्रांतिकारियों ने एक ईश्वरीय उपहार मानकर देश के उपनिवेशी शासन से मुक्त कराने की योजना बनाई तथा ब्रिटेन के शत्रुओं जर्मनी तथा तुर्की से आर्थिक तथा सैन्य सहायता प्राप्त करने का अवसर का प्रयास किया। होम रूल लीग आंदोलन। बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, जी.एस. खपाड़े, सर एस. सुब्रमण्यम अय्यर, जोसेफ बपतिस्ता और मोहम्मद अली तथा अन्य बड़े नेता मिले और उन्होंने यह निर्णय लिया कि ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के तहत अखिल भारतीय होम रूल या स्वशासन की मांग के उद्देश्य के साथ पूरे वर्ष कार्य करने वाले एक राष्ट्रीय गठबंधन का होना आवश्यक हो गया था। यह गठबंधन आयरिश होम रूल लीग की तर्ज पर ऑल इंडिया होम रूल लीग थी। अंततः हालांकि 2 होम रूल लीग शुरू की गई, एक बाल गंगाधर तिलक की इंडियन होम रूल लीग और दूसरी एनी बेसेंट की होम रूल लीग। दोनों का उद्देश्य उग्र राजनीति के एक नए रूप की शुरुआत करना था। होम रूल लीग आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात उत्पन्न हुई परिस्थितियों में भारतीयों की कम प्रभावशाली प्रतिक्रिया के रूप में सामने आया, किंतु स्वतंत्रता आंदोलन की प्रक्रिया में इसने अपनी महत्वपूर्ण छाप छोड़ी। यद्यपि यह आंदोलन स्थिरता के साथ प्रारंभ हुआ था, लेकिन आगे चलकर इसने तत्कालीन सभी आंदोलनों को पीछे छोड़ दिया। आंदोलन प्रारंभ करने के उत्तरदायी कारक। नंबर 1, राष्ट्रवादियों के एक वर्ग का मानना था कि सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए उस पर दबाव डालना आवश्यक है। दूसरा, मार्ले मिल्टो सुधार का वास्तविक स्वरूप सामने आने पर नरमपंथियों का भ्रम सरकार की निष्ठा से टूट गया। तीसरा, प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन द्वारा भारतीय संसाधनों का खुलकर प्रयोग किया गया। इस क्षतिपूर्ति के लिए युद्ध के उपरांत भारतीयों पर भारी कर आरोपित किए गए तथा आवश्यक वस्तुओं की कीमतें आसमान छूने लगीं। इन कारणों से भारतीय त्रस्त हो गए और तथा वे ऐसे किसी भी सरकार विरोधी आंदोलन में भाग लेने हेतु तत्पर थे। चौथा, यह विश्व युद्ध तत्कालीन विश्व की प्रमुख महाशक्तियों के बीच अपने अपने हितों को लेकर लड़ा गया था तथा इससे अन्य ताकतों के साथ ब्रिटेन का वास्तविक चेहरा भी उजागर हो गया था। युद्ध के पश्चात श्वेतों की अजेयता का भ्रम भी टूट गया। जून 1914 में बाल गंगाधर तिलक के जेल से रिहा हो गए और भारतीय स्वतंत्रता के संघर्ष में सक्रिय भूमिका निभाते हुए वे पुनः किसी सुअवसर की तलाश में थे। उन्होंने सरकार को अपना सहयोगात्मक रुख अपनाने का प्रयत्न किया। आयरलैंड के होम रूल लीग के तर्ज पर उन्होंने प्रशासकीय सुधारों की मांग की। तिलक ने कहा
हिंसा के प्रयोग से भारतीय स्वतंत्रता की प्रक्रिया में रुकावट आ सकती है। फलतः उन्होंने आयरिश होम रूल जैसे आंदोलन के द्वारा भारतीयों की दशा में सुधार लाने की वकालत शुरू कर दी। उन्होंने यह तक कहा कि संकट के इन क्षणों में हमें ब्रिटेन का सहयोग करना चाहिए। नंबर 6, 1896 में आयरलैंड की थियोसोफिस्ट महिला एनी बेसेंट भारत आई थीं। प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत उन्होंने भी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को समर्थन देने हेतु आयरिश होम रूल लीग के नमूने पर भारत में आंदोलन आरंभ करने का निर्णय किया। इस लीग के माध्यम से वे अपने विचारों को जनता में प्रसारित कर अपना कार्यक्षेत्र बढ़ाना चाहती थीं। लीग बाल गंगाधर तिलक तथा एनी बेसेंट दोनों की होम रूल लीग ने यह महसूस किया कि आंदोलन की सफलता के लिए उदारवादियों के नेतृत्व वाली कांग्रेस के साथ ही अतिवादी राष्ट्रवादियों का भी समर्थन आवश्यक है। 1914 में नरमपंथियों एवं अतिवादियों के मध्य समझौते के प्रयासों के असफल हो जाने के पश्चात बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट दोनों ने स्वयं के प्रयासों से राजनीतिक गतिविधियों को जीवंत करने का निश्चय किया। 1915 के प्रारंभ से एनी बेसेंट ने भारत एवं अन्य उपनिवेशों में स्वशासन की स्थापना हेतु अभियान प्रारंभ कर दिया। उन्होंने जनसभाएं आयोजित की तथा न्यू इंडिया एवं कॉमनवेल्थ नामक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया। इन पत्रों के माध्यम से उन्होंने अंग्रेज सरकार के सम्मुख भारत में स्वशासन की स्थापना की मांग को दृढ़ता के साथ उठाया। 1915 के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में तिलक एवं एनी बेसेंट को अपने प्रयासों में थोड़ा सफलता मिली। इस अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि उग्रवादियों को पुनः कांग्रेस में सम्मिलित किया जाएगा। यद्यपि एनी बेसेंट प्रारंभ में अपने इस प्रयास में सफल नहीं हो सकी थी। अधिवेशन में एनी बेसेंट अपनी होम रूल लीग योजना के लिए कांग्रेस का समर्थन प्राप्त करने में असफल रही, किंतु कांग्रेस शिक्षा के माध्यम से राजनीतिक मांगों का प्रचार प्रसार करने तथा स्थानीय कांग्रेस कमेटियों को पुनः सक्रिय करने पर अवश्य सहमत हो गई। इसके पश्चात एनी बेसेंट ने कांग्रेस की स्वीकृति प्राप्त करने का इंतजार न करते हुए स्वयं के प्रयासों से होम रूल लीग के कार्यों को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। उन्होंने घोषित किया कि चूंकि कांग्रेस ने उनकी लीग को स्वीकृति प्रदान करने में अनिवार्य कदम नहीं उठाए हैं, फलतः लीग के माध्यम से वे अपने उद्देश्यों को स्वयं प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र हैं। बाल गंगाधर तिलक तथा एनी बेसेंट ने किसी प्रकार के आपसी टकराव की संभावना को दूर करने के लिए पृथक पृथक लीग स्थापित करने का निर्णय लिया। जैसा कि एनी बेसेंट ने कहा कि तिलक के कुछ समर्थक उनके साथ सामान्य महसूस नहीं करते थे और साथ ही उनके कुछ समर्थक तिलक के साथ सामान्य नहीं महसूस करते थे। हालांकि दोनों लीग ने अपने विशिष्ट क्षेत्रों पर अपने कार्य को सीमित करके अपने प्रयासों में सहयोग किया। उन्होंने जहां तक संभव हुआ एक दूसरे का सहयोग किया। तिलक की होम रूल लीग। बाल गंगाधर तिलक ने अपनी इंडियन होम रूल लीग की स्थापना अप्रैल 1916 में की। तिलक ने अपनी पहली होम रूल मीटिंग बेलगांव में की। पूना उनकी लीग का मुख्यालय था। इसकी शाखाएं महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत एवं बरार में खोली गईं। इसे 6 शाखाओं में संगठित किया गया। स्वराज की मांग, भाषाई प्रांतों में की स्थापना तथा शिक्षा के प्रचार प्रसार को लीग ने अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया। बेसेंट की होम रूल लीग। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास अब चेन्नई में ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की घोषणा की। मद्रास के अतिरिक्त लगभग पूरे भारत में इसकी शाखाएं खोली गईं। इसकी लगभग 200 शाखाएं थीं। जॉर्ज अरोंडेल की लीग का संगठन सचिव नियुक्त किया गया। यद्यपि बेसेंट की लीग का संगठन तिलक की होम रूल लीग की तुलना में कमजोर था, किंतु इसके सदस्यों की संख्या काफ़ी बड़ी थी। बेसेंट की लीग में अरोंडेल के अलावा B.M. बाड़िया एवं C.P. रामास्वामी अय्यर ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। होम रूल लीग आंदोलन के कार्यक्रम। होम रूल लीग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य भारतीय जनमानस को होम रूल अर्थात स्वशासन के वास्तविक अर्थ से परिचित कराना था। इनके भारतीयों को राजनीतिक रूप से जागृत करने के पिछले सभी आंदोलनों को पीछे छोड़ दिया तथा भारत के राजनीतिक दृष्टिकोण से पिछड़े क्षेत्रों जैसे गुजरात एवं सिंध तक अपनी पैठ बनाई।
आंदोलन का उद्देश्य पुस्तकालयों एवं अध्ययन कक्षों, जिनमें राष्ट्रीय राजनीति से संबंधित पुस्तकों का संग्रह हो, तथा जनमान सभाओं एवं सम्मेलनों का आयोजन कर भारतीयों में राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहित करना था। इसके लिए लीग ने समाचार पत्रों, राजनीतिक विषयों पर विद्यार्थियों की कक्षाओं का आयोजन, पैम्फलेट्स, पोस्टर, पोस्टकार्ड, नाटकों एवं धार्मिक गीतों जैसे माध्यमों को भी अपने प्रयासों में सम्मिलित किया। लीग ने अपने उद्देश्यों की सफलता के लिए कोष बनाया तथा धन एकत्रित किया, सामाजिक कार्यों का आयोजन किया तथा स्थानीय प्रशासन के कार्यों में भागीदारी निभाई। लीग ने स्थानीय कार्यों के माध्यम से बहुसंख्यक भारतीयों से जुड़ने का प्रयास किया। 1917 की रूसी क्रांति से भी लीग के कार्यों में सहायता मिली। अनेक प्रमुख राष्ट्रवादी नेताओं में लीग की सदस्यता ग्रहण की, जिनमें मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, भूलाबाई देसाई, चित्तरंजन दास, के.एम. मुंशी, बी. चक्रवर्ती, सैफुद्दीन किचलू, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना, तेज बहादुर सप्रू एवं लाला लाजपत राय प्रमुख थे। इनमें से कुछ नेताओं को एनी बेसेंट की लीग की स्थानीय शाखाओं का प्रमुख नियुक्त किया गया। अनेक अतिवादी राष्ट्रवादी, जिनका कांग्रेस की कार्यप्रणाली से मोह भंग हो चुका था, होम रूल लीग आंदोलन में शामिल हो गए। गोपाल कृष्ण गोखले की सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के अनेक सदस्यों ने भी आंदोलन की सदस्यता ग्रहण कर ली। फिर भी एंग्लो इंडियंस, आंग्ल भारतीय, बहुसंख्यक मुसलमान तथा दक्षिण भारत की गैर ब्राह्मण जातियां इस आंदोलन से दूर रहीं, क्योंकि उनका विश्वास था कि होम रूल का तात्पर्य हिंदुओं, मुख्यतः उच्च जातियों के शासन से है। लीग के प्रति सरकार का रुख। सरकार ने लीग के समर्थकों पर कड़ी कार्रवाई की तथा लीग के कार्यक्रमों को रोकने के लिए दमन का सहारा लिया। मद्रास में सरकार ने छात्रों पर कठोर कार्रवाई की तथा राजनीतिक सभाओं में उनके भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। बाल गंगाधर तिलक के विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा दायर किया गया। उनके पंजाब एवं दिल्ली में प्रवेश करने पर रोक लगा दी गई। जून 1917 में एनी बेसेंट एवं उनके सहयोगियों बीपी बाड़िया एवं जॉर्ज अरोंडेल को गिरफ्तार कर लिया गया। इन गिरफ्तारियों के विरुद्ध राष्ट्रव्यापी प्रतिक्रिया हुई। अत्यंत नाटकीय ढंग से सर एम सुब्रमण्यम अय्यर ने अपनी सर की उपाधि त्याग दी तथा तिलक ने सरकारी दमन के विरोध में अहिंसात्मक प्रतिरोध कार्यक्रम प्रारंभ करने की वकालत की। सरकार को विश्वास था कि इन कार्यवाहियों से होम रूल आंदोलन स्वतः समाप्त हो जाएगा, किंतु इसका उल्टा प्रभाव पड़ा। सरकार कुचक्र के विरोध में आंदोलनकारी और अधिक संगठित हो गए तथा अन्य कई राष्ट्रवादी इसमें शामिल हो गए। तिलक ने घोषणा की कि यदि एनी बेसेंट को रिहा नहीं किया गया तो भारतीय जनता सरकार के विरुद्ध सत्याग्रह करेगी। 20 अगस्त 1917 को भारत सचिव E.S. मॉन्टेग्यू के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की कि युद्ध के बाद भारत में स्वायत्त संस्थाओं के क्रमिक विकास की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। सरकार ने भी सितंबर 1917 में एनी बेसेंट को जेल से रिहा कर दिया। इसके पश्चात होम रूल लीग आंदोलन स्थगित कर दिया गया। यह कारण था कि 1919 तक आते आते आंदोलन जो था वो धीमा पड़ गया। 1919 तक आते आते होम रूल लीग आंदोलन का उन्माद ठंडा पड़ने लगा। इसके पीछे कई कारण थे जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, आंदोलन में प्रभावी संगठन का अभाव था। दूसरा, 1917-1918 में हुए सांप्रदायिक दंगों का आंदोलन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। तीसरा, एनी बेसेंट की गिरफ्तारी के पश्चात कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने वाले उदारवादी सरकार द्वारा सुधारों का आश्वासन देने तथा बेसेंट को जेल से रिहा करने पर संतुष्ट हो गए। एनी बेसेंट स्वयं सुधारों की घोषणा के पश्चात लीग की उपयोगिता को लेकर असमंजस में थे। चौथा, आंदोलन में अतिवादियों द्वारा सितंबर 1918 में अहिंसात्मक प्रतिरोध का सिद्धांत अपनाए जाने की बात से नरमपंथी आंदोलन से पृथक होने लगे। 1918 के पश्चात तो उनकी भागीदारी बिल्कुल नाम मात्र की रह गई। नंबर 5, जुलाई 1918 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के सार्वजनिक होने से राष्ट्रवादियों में आपसी मतभेद पैदा हो गए तथा सैद्धांतिक आधार पर भी विभाजित होने लगे। नंबर 6, सितंबर 1918 में लाइबेल मामले जो वैलेंटाइन शिलोल के खिलाफ गंगाधर तिलक ने दायर किया था, जैसा कि उनकी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट ने
तिलक को भारत की उग्रवादी राजनीति का जनक कहा था के सिलसिले में तिलक विदेश चले गए, जबकि सुधारों के संबंध में व्यक्तिगत प्रतिक्रिया एवं अहिंसात्मक प्रतिरोध के मुद्दे पर एनी बेसेंट विचलित हो गईं। बेसेंट द्वारा आंदोलन को सुयोग्य नेतृत्व प्रदान कर पाने की अक्षमता और उनके मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के आश्वासन से संतुष्ट होने पर होम रूल लीग आंदोलन नेतृत्व विहीन हो गया। महात्मा गांधी के उत्थान और उनकी सत्याग्रह, अहिंसा एवं सविनय अवज्ञा युक्तियों को जन समर्थन ने आंदोलन यानी होम रूल को निष्प्राण कर दिया। मॉन्टेग्यू घोषणा के पश्चात लीग अपने आंदोलन के विस्तार को बंद करने पर सहमत हो गया। हालांकि गांधी ने ब्रिटिश अत्याचार के खिलाफ लड़ाई में 1920 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच का प्रयोग नहीं किया था, लेकिन वे होम रूल लीग से घनिष्ठता से जुड़े थे। फिर भी उन्होंने होम रूल लीग की सदस्यता स्वीकार नहीं की। निरंतर निवेदन करने पर गांधी जी ने अप्रैल 1920 में होम रूल की अध्यक्षता स्वीकार कर ली और अक्टूबर 1920 में बॉम्बे में उन्होंने उसका नाम बदलकर स्वराज्य सभा रख कर दिया और अहिंसा पद्धति एवं स्वराज प्राप्ति के लक्ष्य को शामिल करने के लिए इसके संविधान में भी परिवर्तन किया। होम रूल लीग आंदोलन की उपलब्धियां। होम रूल लीग तथा संबद्ध गतिविधियों में कुछ सकारात्मक प्रभाव डाले और आने वाले वर्षों में स्वतंत्रता संघर्ष को एक नई दिशा में योगदान दिया, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, आंदोलन ने केवल शिक्षित वर्ग के स्थान पर जन सामान्य की महत्ता को प्रतिपादित किया तथा सुधारवादियों द्वारा तय किए गए स्वतंत्रता आंदोलन की मानचित्रावली को स्थायी तौर पर परिवर्तित कर दिया। दूसरा, इसने देश एवं शहरों के मध्य संगठनात्मक संपर्क स्थापित किया। आंदोलन की यह उपलब्धि बाद के वर्षों में अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुई। विशेषकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के चरमोत्कर्ष में देश के हर शहर में ने सक्रिय भूमिका निभाई, जो इस आंदोलन के सांगठनिक स्वरूप की देन ही थी। नंबर 3, आंदोलन ने जुझारू राष्ट्रवादियों की एक नई पीढ़ी को जन्म दिया। नंबर 4, इसने भारतीय जन समुदाय को राजनीति के गांधीवादी आदर्शों के प्रयोग हेतु प्रशिक्षित किया। नंबर 5, अगस्त 1917 में मॉन्टेग्यू की घोषणाएं तथा मोंटफोर्ड सुधार काफ़ी हद तक होम रूल लीग आंदोलन से प्रभावित थे। नंबर 6, तिलक एवं एनी बेसेंट के प्रयासों से कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में नरम दल एवं गरम दल के राष्ट्रवादियों के मध्य समझौता होने में अत्यंत सहायता मिली। लीग के नेताओं का यह आंदोलन या योगदान राष्ट्रीय आंदोलन की प्रक्रिया में मील का पत्थर था। नंबर 7, होम रूल लीग आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा व नया आयाम प्रदान किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916। अतिवादियों का कांग्रेस में पुनः प्रवेश। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लखनऊ में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता उदारवादी नेता अंबिका चरण मजूमदार ने की। इस अधिवेशन की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी गरम दल अतिवादियों का कांग्रेस में पुनः प्रवेश। इसके कई कारण थे। पहला तो था पुराने विवाद अब अप्रासंगिक या अर्थहीन हो गए थे। दूसरा, उदारवादियों तथा अतिवादियों दोनों ने यह महसूस किया कि विभाजन से राष्ट्रीय आंदोलन की राजनीतिक प्रक्रिया अवरुद्ध हो रही है। तीसरा, एनी बेसेंट तथा बाल गंगाधर तिलक ने दोनों दलों में एकता के अथक एवं सराहनीय प्रयास किए थे। उदारवादियों की भावनाओं को सम्मान देते हुए तिलक ने घोषित किया कि वे भारत में प्रशासनिक सुधारों के पक्षधर नहीं हैं, न कि पूरी ब्रिटिश सरकार को हटाए जाने के। उन्होंने हिंसात्मक तरीके को न अपनाए जाने की भी वकालत भी की। नंबर 4, दो प्रमुख उदारवादी नेताओं गोपाल कृष्ण गोखले तथा फिरोज शाह मेहता की मृत्यु हो जाने से कांग्रेस के दोनों दलों में एकता का मार्ग प्रशस्त हुआ, क्योंकि ये दोनों ही नेता उग्रवादियों के कट्टर विरोधी थे तथा किसी भी हालात में उग्रवादियों से एकता नहीं चाहते थे। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की एक अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धि थी कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य समझौता। एक अधिवेशन में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग एक दूसरे के करीब आ गए तथा दोनों ने सरकार के समक्ष अपनी समान मांगें प्रस्तुत की। कांग्रेस एवं लीग के मध्य यह समझौता और भी महत्वपूर्ण था, क्योंकि इस समय युवा क्रांतिकारी आतंकवादियों में मुस्लिम लीग की अच्छी पकड़ थी। फलतः लीग के कांग्रेस के समीप आने से
कांग्रेस के साम्राज्यवादी विरोधी अभियान को और गति मिल गई। मुस्लिम लीग के रवैये में परिवर्तन। मुस्लिम लीग के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समीप आने के कई कारण थे। पहला, 1912 से 13 के बाल्कन द्वीप में ब्रिटेन ने तुर्की की सहायता से इनकार कर दिया। इस युद्ध के कारण यूरोप में तुर्की की शक्ति क्षीण हो गई तथा उसकी सीमा क्षेत्र संकुचित हो गया। उस समय तुर्की के शासन का दावा था कि वह सभी मुसलमानों का खलीफा या प्रधान है। भारतीय मुसलमानों की सहानुभूति तुर्की के साथ थी। ब्रिटेन द्वारा युद्ध में तुर्की की सहयोग न दिए जाने से भारतीय मुसलमान रुष्ट हो गए। फलतः मुस्लिम लीग ने कांग्रेस से सहयोग करने का निश्चय किया, जो ब्रिटेन के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन चला रही थी। दूसरा, बंगाल विभाजन को रद्द किए जाने के सरकारी निर्णय से उन मुसलमानों को घोर निराशा हुई जिन्होंने 1905 में इस विभाजन का जोरदार समर्थन किया था। नंबर 3, ब्रिटिश सरकार द्वारा अलीगढ़ में विश्वविद्यालय की स्थापना एवं उसे सरकारी सहायता दिए जाने से इनकार करने पर शिक्षित मुसलमान रुष्ट हो गए। नंबर 4, मुस्लिम लीग के तरुण समर्थक धीरे धीरे सशक्त राष्ट्रवादी राजनीति की ओर उन्मुख हो रहे थे तथा उन्होंने अलीगढ़ स्कूल के सिद्धांतों को उभारने का प्रयत्न किया। 1912 में लीग का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। इस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने निश्चय किया कि वह भारत के अनुकूल स्वशासन की स्थापना में किसी अन्य समूह या दल को सहयोग कर सकता है, बशर्ते वह भारतीय मुसलमान के हितों पर कुठाराघात न करे तथा उनके हित सुरक्षित बने रह सकें। इस प्रकार कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों की स्वशासन की अवधारणा समान हो गई तथा इससे उन्हें पास आने में सहायता मिली। नंबर 5, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार की दमनकारी नीतियों से युवा मुसलमानों के में भय का वातावरण व्याप्त हो गया था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के पत्र अल हिलाल तथा मोहम्मद अली के पत्र कॉमरेड को सरकारी दमन का निशाना बनना पड़ा। वहीं दूसरी ओर अली बंधुओं मौलाना आज़ाद और हसरत मोहानी को नज़रबंद कर दिया गया। सरकार की इन नीतियों से युवा मुसलमानों, विशेषकर लीग के युवा सदस्यों में साम्राज्यवाद विरोधी भावनाएं जागृत हो गईं तथा वे उपनिवेशी शासन का समूल नष्ट करने हेतु अवसर की तलाश करने लगे। लखनऊ समझौते के प्रावधान। उपर्युक्त कारकों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग ने एकीकरण को संभव बना दिया। कांग्रेस एवं लीग में इस समझौते को लखनऊ समझौते के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के मुख्य प्रावधान इस प्रकार थे। पहला, कांग्रेस द्वारा उत्तरदायी शासन की मांग को लीग ने स्वीकार कर लिया। दूसरा, कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था की मांग को स्वीकार कर लिया। तीसरा, प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं में निर्वाचित भारतीय सदस्यों की संख्या का एक निश्चित भाग मुसलमानों के लिए आरक्षित कर दिया गया। पंजाब में 50%, बंगाल में 40%, बम्बई सहित सिंध में 33%, यूपी में 30%, बिहार में 25%, मध्य प्रदेश में 15% और मद्रास में भी 15% सीटें मुस्लिम लीग को दे दी गईं। नंबर 4, केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा में कुल निर्वाचित भारतीय सदस्यों का 1/9 भाग मुसलमानों के लिए आरक्षित किया गया तथा इसके निर्वाचन हेतु सांप्रदायिक चुनाव व्यवस्था स्वीकार की गई। नंबर 5, यह निश्चित किया गया कि यदि किसी सभा में कोई प्रस्ताव किसी संप्रदाय के हितों के विरुद्ध हो तथा 3/4 सदस्य उस आधार पर उसका विरोध करें तो उसे पास नहीं किया जाएगा। समझौते की प्रकृति। एकीकरण के फलस्वरूप जहां एक ओर मुस्लिम लीग कांग्रेस के साथ सरकार को संयुक्त संवैधानिक मांगों का प्रस्ताव करने पर सहमति हो गई, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन व्यवस्था की मांग को स्वीकार कर लिया। समझौते के पश्चात कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने सरकार के समक्ष अपनी संयुक्त मांगें पेश की, जो इस प्रकार थी। सरकार भारत को उत्तरदायित्वपूर्ण शासन देने की शीघ्र घोषणा करे। प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं में निर्वाचित भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाए तथा उन्हें और अधिक अधिकार प्रदान किए जाएं। वायसराय की कार्यकारी परिषद में आधे सदस्य भारतीय हों। विधान परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष होना चाहिए। भारत सचिव का वेतन ब्रिटिश राजकोष से दिया जाना चाहिए, न कि भारतीय कोष से। प्रमुख विचार। 10 वर्षों के पीड़ादायक अलगाव गलतफहमी के धरातल में परिभ्रमण तथा
दुखद विवादों के पश्चात कांग्रेस के दोनों गुटों ने यह सच्चाई महसूस की है कि एकता में शक्ति है तथा विभाजन में विनाश। यह अंबिका चरण मजूमदार का विचार था। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ में आयोजित वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में समझौते की समालोचना। लखनऊ के ऐतिहासिक समझौते के फलस्वरूप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग ने एक संयुक्त मंच का गठन तो कर लिया, किंतु इसके समझौता प्रावधानों के निर्धारण में दूरदर्शिता का पूर्ण अभाव परिलक्षित हुआ। कांग्रेस द्वारा लीग की प्रस्तावित सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को स्वीकार कर लिए जाने से एक समान मंच तथा राजनीति की दो अलग अलग दिशाओं का युग प्रारंभ हुआ। यह प्रावधान द्विराष्ट्र सिद्धांत की अवधारणा का अंकुर था। इसके अतिरिक्त लखनऊ समझौते में कांग्रेस तथा लीग के नेताओं ने आपसी में एकता की व्यवस्था तो कर ली, किंतु हिंदू तथा मुसलमान दोनों संप्रदाय के लोगों को साथ लाने में कोई प्रयास नहीं किए गए। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति के विवादास्पद प्रावधानों को छोड़ दिया जाए तो इस व्यवस्था से यह लाभ हुआ कि अल्पसंख्यकों के मन से बहुसंख्यक हिंदुओं का भय दूर हो गया। समझौते के पश्चात मुसलमान यह मानने लगे कि उनके हितों को अब हिंदुओं से कोई खतरा नहीं रहा। दूसरा, समझौते से भारतीयों में एकता की नई भावना का विकास हुआ। इससे राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन की नई ताकत मिली। समझौते के पश्चात स्थापित हुई एकता को सरकार ने भी महसूस किया तथा उसने भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना हेतु प्रयास किए। इसी के फलस्वरूप अगस्त 1917 में मॉन्टेग्यू घोषणाएं सार्वजनिक की गईं। मॉन्टेग्यू की घोषणा अगस्त 1917। मॉन्टेग्यू भारतीय राज्य सचिव थे। इस पद पर नियुक्त होने के कुछ समय पश्चात ही मॉन्टेग्यू ने 20 अगस्त 1917 को कॉमन्स सभा में ब्रिटिश सरकार के उद्देश्य पर एक महत्वपूर्ण घोषणा की। महामहिम सम्राट की सरकार की नीति, जिससे भारत सरकार को पूर्ण सहमत है, यह है कि भारतीय शासन के प्रत्येक विभाग में भारतीयों को भागीदारी उत्तरोत्तर बढ़े तथा स्वशासी संस्थाओं का धीरे धीरे विकास हो, जिससे अधिकाधिक प्रगति करते हुए भारत में उत्तरदायी प्रणाली की स्थापना हो तथा यह ब्रिटिश साम्राज्य के अभिन्न अंग के रूप में आगे बढ़े। उन्होंने यह निश्चय कर लिया कि इस दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम अति शीघ्र लिया जाए। मैं इस विषय पर स्पष्ट कर दूं कि यह प्रगति क्रमबद्ध चरणों से ही संभव है। ब्रिटिश सरकार तथा भारत सरकार, जिन पर भारत के लोगों की भलाई और उन्नति का उत्तरदायित्व है, वे ही समय तथा प्रत्येक उन्नति की मात्रा को सुनिश्चित करेंगे और यह उनके सहयोग पर निर्भर होगा, जो अब सेवा का अवसर प्राप्त करेंगे अथवा जिस सीमा तक वे उस विश्वास को निभाएंगे जो उनकी उत्तरदायित्व की चेतना पर निर्भर किया जा सकता है। मॉन्टेग्यू घोषणा का महत्व। इस घोषणा से राष्ट्रवादियों को स्वशासन या होम रूल के मांग के संबंध में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई। घोषणा के पश्चात भारत में स्वशासन की स्थापना की मांग में विप्लव या विद्रोह की संभावना समाप्त हो गई, क्योंकि सरकार ने उसे अपनी नीतियों में सम्मिलित कर लिया। इससे 1909 में मार्ले द्वारा की गई घोषणा से उत्पन्न असंतोष एवं रोष समाप्त हो गया। भारतीयों की आपत्ति। उक्त उपलब्धियों के साथ ही भारतीय नेताओं की घोषणा के संबंध में दो आपत्तियां भी थीं, जो इस प्रकार थीं। पहला, घोषणा में उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए कोई निश्चित समय सीमा नहीं दी गई थी तथा दूसरा, उत्तरदायी शासन की प्रकृति और प्रगति के संबंध में निश्चय करने का अधिकार केवल सरकार को ही था। इस बात से भारतीय असंतुष्ट थे। उनका मानना था कि भारतीयों के लिए अच्छे या बुरे का निर्णय करने का अधिकार केवल सरकार को ही नहीं, अपितु इस प्रक्रिया में भारतीयों को भी सहयोगी बनाया जाना चाहिए। इस प्रकार से हमारा जो अध्याय 14 है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बात करेंगे अध्याय 15 गांधी का अभ्युदय के बारे में। जय हिंद।